तो हेलो सो गाइज, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जो कल आप लोग का एग्जाम होने वाला हिंदी का जो 22 तारीख को, ठीक है, 22 मार्च को, तो इसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, ये आपका जो इसका पीडीएफ का मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और पहले वाला वीडियो नहीं देखें, मॉडल क्वेश्चन पेपर आप जरूर से जरूर पूरा कर लीजिएगा हिंदी का, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ इसको पूरा कर लीजिएगा और एग्जाम में चल जाइएगा। आपको लगभग 40 ऑब्जेक्टिव में से 30 से 35, मतलब 35 से 38 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली से ये देखिए, ये हम लोग का है, तो ये हम लोग का पहला है पद। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है सूरदास वाला जो कविता है उससे। तो बोल रहा है पद कविता के कवि कौन थे, तो वो सूरदास से। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि बड़भागी किसे कहा गया, तो बड़भागी किसे कहा गया, उद्धव को कहा गया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक हो जाएगा उद्धव। ठीक है, चलिए अगला तीसरा हम लोग का क्वेश्चन है जो बोल रहा है गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती थी। तो देखिए, गोपियाँ जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है उस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, चौथा नंबर हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है। तो गोपियों ने उद्धव की तुलना की है, देखिए, एक और दो, कमल के पत्तों से और तेल के गागर से। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये। चलिए अगला हम लोग का जो पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है तीन ही लो सोपे पंक्ति में किसकी और संकेत किया गया है। तो ये है जिनके मन चक्री के समान चंचल हो है। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है हम लोग का छठा क्वेश्चन जो बोल रहा है गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया, तो स्थिर बताया। कैसा बताया, स्थिर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, छठा का। अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों को क्या लेकर गए, तो मन लेके गए। क्या गए, मन लेके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग का आठवां जो बोल रहा है गोपियाँ राजधर्म की बात किससे कहती है, तो गोपियाँ राजधर्म की बात उद्धव से कहती है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला है नौवां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो राजा का धर्म होना चाहिए, राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, प्रजा की दुख नहीं करता, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, इनमें सभी आप ध्यान से इसका पीडीएफ में आप जाके अच्छे से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं तो क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, चलिए 10वां हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा को गोपियों कैसा बताती है, तो वो बताती ककड़ी के समान, कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का है, देखिए ये सब क्वेश्चन है, वैसे भी एग्जाम में घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सब क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कृष्ण द्वारा चुराई गई किस वस्तु को गोपियों वापस लेना चाहती थी, तो मन को वापस लेना चाहती थी। ठीक है, चलिए अगला है 12वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती थी, तो हरील के लकड़ी के समान। कैसे, हरील के लकड़ी के समान। ठीक है, चलिए अगला हमारा 13वां क्वेश्चन जो बोल रहा है गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया, तो प्रेम के मर्यादा का पालन नहीं किया श्री कृष्ण ने। ठीक है, गोपियों के अनुसार। चलिए अगला है नंबर 14 क्वेश्चन जो बोल रहा है गोपियों के द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है। तो देखिए, कृष्ण के समीप रहकर भी निपुण की बात करना। ठीक है, कृष्ण के समीप रहकर भी निपुण की बात करना, इसलिए उन्होंने कहा कृष्ण को बड़भागी। ठीक है, बड़भागी कहा। चलिए अगला है हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोल रहा हूँ गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण अपने किस कार्य द्वारा उन पर न्याय कर रहे हैं, तो योग के संदेश भिजवा कर उन पर न्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है 16वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है गोपियों स्वयं को क्या मानती है, तो क्या मानती है वो सब अपने स्वयं को, तो अबला अबला मानती है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17 जो बोल रहा है कमल के पत्ते व जल के उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त है, तो ये है उद्धव के लिए। किसके लिए, उद्धव के लिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का हरील की पंछी से किसकी तुलना की गई, तो हरील पंछी से गोपियों की तुलना की गई है। किसकी, गोपियों की। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए 19वां क्वेश्चन है कृष्णा ब्रिज से आते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा गए थे, तो वो है गोपियों का मन। ठीक है, गोपियों का मन, या तो मन खली हो तो उसे में टिक मार देना। ठीक है, चलिए सूरदास का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो सूरदास का जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में, सन 1478। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला हम लोग का 21वां जो बोल रहा है सूर सागर में लगभग कितने पद हैं, तो सूर सागर में लगभग 500 पद है। ठीक है, चलिए अगला है हम लोग का जो 22वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो ये है साहित्य अमृत। साहित्य अमृत जो है रचना वो सूरदास की नहीं है। चलिए ठीक है, अगला है सूरदास की काव्य भाषा है, क्या है काव्य भाषा उसका, तो ब्रज भाषा। ठीक है, सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा। चलिए अगला है
24 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है गोपियों का अनन्य प्रेम किनके प्रति था? कृष्ण के प्रति, ठीक है। श्री कृष्ण या तो कृष्ण हो, ठीक है, तो आप उसी में टिक मार दीजिएगा। अगला है 25वां नंबर क्वेश्चन जो बोला है प्रतिदिन प्रति नदी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक। कैसा है? रूपक, ठीक है। चलिए अगला है 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो वो चले गए थे मथुरा, छोड़ के गए थे मथुरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला है 27वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो छलपूर्ण। कैसा? छलपूर्ण, ठीक है। चलिए 28वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोलता है गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया? तो राजनीति पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? राजनीति, गोपियों के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां की तरफ जो बोल रहा है उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो उद्धव कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। क्या? योग संदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोलता है गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया? तो वो है गंगा नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो अगला हम क्वेश्चन बोल रहा है सूरदास ने मधुधर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो वो किया है उद्धव के लिए मधुधर शब्द का प्रयोग किया है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। अगला पार्ट जो हम लोग का है सूर्यकांत त्रिपाठी का जीव उत्साह पार्ट से लिए, ठीक है। ये है, ये क्वेश्चन है उत्साह कविता के कवि कौन थे? तो वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है दूसरा क्वेश्चन जो ये है उत्साह कविता में कवि बादलों को क्या आग्रह कर रहे हैं? तो बरसने के लिए, ठीक है। वो बोल रहे हैं बरसने के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला है कि कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा होता है? तो बिजली का कड़क। क्या छिपा होता है? बिजली का कड़क। चलिए अगला है कवि ने बादलों को किसके समान बताया है? तो देखो केसों के समान, ठीक है। केसों के समान बताया है। चलिए अगला है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो वो की है कवि से। किससे? कवि से की है बादलों की तुलना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हम लोग का बोल रहा है कि उत्साह कविता के आधार पर बताएं कि संसार के सभी प्राणी की स्थिति कैसी है? तो गर्मी के कारण बेचैन और उदास है, ठीक है। ये उत्साह कविता के आधार पर है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का 7वां क्वेश्चन जो बोल रहा है कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने की आग्रह किससे कर रहा है? तो बादलों से कर रहा है, ठीक है। वो बादलों को बोल रहा है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन की बोल रहा है कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? तो अज्ञात दिशा से आने वाला, अज्ञात दिशा से आने वाला कहकर पुकारा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां जो बोल रहा है विकल विकल उन्नम थे उन्नम पद के किसका विरलता और उदासी को सूचित करता है? तो ये हो गया उदास प्राणियों की हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है जो बोल रहा है उत्साह कविता में प्रयुक्त उन्मुन शब्द किस भाव का सूचक है? तो ये हो जाएगा उदासी का, ठीक है। उदासी का हो जाएगा। अगला हम लोग का कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया? तो ये हो जाएगा नवजीवन वाले, ठीक है। अगला हम लोग का कवि बादलों को किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहे हैं? तो देखिए वो कर रहे हैं आकाश को घेर कर। ऑप्शन नंबर 3 होगा आकाश को घेर कर। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हम लोग का बोल रहा है उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो क्रांति का। किसका है? क्रांति का। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है कवि ने बादलों की को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो बाल कल्पना, ठीक है। बाल कल्पना, छोटा कल्पना होता है ना बच्चे का, उस तरीका से, ठीक है। 15वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस और संकेत किया है? तो वो किया है जन समस्या की पीड़ा, जन समस्या सामान्य की पीड़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया है? तो अत्यंत के घन, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला है किसका मन विकल था? किसका मन विकल था? तो वो संसार के सभी प्राणियों का वो मन विकल था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोल रहा है कवि के अनुसार बादल कहाँ से आ रहे हैं? तो अनजान दिशा से। कहाँ से? अज्ञात दिशा से, अनजान दिशा से आ रहे हैं, ठीक है। अगला चलते हैं कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? तो वो कह रहा है धरती को शीतल करने के लिए, धरती को बारिश के थ्रू मतलब बारिश के द्वारा शीतल करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है बोल रहा है निराला नाम से कौन कविता विख्यात है? तो मतलब निराला नाम के को लिखने वाले कौन कवि हैं? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, विख्यात, ठीक है। चलिए अगला है 21वां क्वेश्चन जो देख रहे हैं घेर घेर घोर गागन धराधर हो
यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये है उत्साह उत्साह कविता की, ठीक है। घेर घेर घोर घाघन धराधर ओ, ये कविता की पंक्ति है उत्साह का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? तो क्रांति का स्वर सुनता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का है, कवि के अनुसार किसके केस सुंदर और काले और घुंघराले हैं? तो ये है बादल का, ठीक है। बादल का केस सुंदर काले और घुंघराले हैं। चलिए अगला है, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो बादल के लिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलेंगे, कवि किससे गरजने के लिए कह रहा है? तो वो बादल से गरजने के लिए कह रहा है, ठीक है कवि। चलिए अब चलेंगे हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दूसरा कविता जो बोल रहा है अट नहीं रही है, ठीक है। ये कविता की तरफ चलेंगे तो अट नहीं रही है कविता के कवि कौन से, लेखक कौन थे? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला है तीसरा, जो हम लोग बताएंगे कि अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताएं कि किस ऋतु प्रकृति की सुंदरता अत्यंत बढ़ जाती है? तो वो फागुन वसंत ऋतु, ठीक है। फागुन महीना का वसंत ऋतु जो होता है उसी, तो यहाँ फागुन महीना ना भी रहे, आपको वसंत ऋतु रहे तो उसी पे टिक मारना, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसकी वर्णन की है? तो प्राकृतिक सौंदर्य की, ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य की। चलिए अगला, फागुन के आगमन से पेड़ में डालियों और स्वरूप किस तरह से हो जाते हैं? तो झाड़ियां पत्तों में भर आती है, झाड़ियां पत्तों में भर आती, डालियों पत्तों से भर गई, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अट नहीं रही है पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो वो कहना चाहते हैं कि देखिए, और सब जगह सुंदरता फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं। तो ए और बी मतलब हम लोग का चौथा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला छठा क्वेश्चन बोल रहा है, अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? तो ये है हमारी तो फागुन की, फागुन महीना का, ठीक है, फागुन माह का, ठीक है। अगला है, चलिए, कविता की आंखों में किसकी ओर से हट पा रही है? तो ये हो गया प्राकृतिक सुंदरता की ओर से हट नहीं पा रही है, ठीक है। चलिए अगला है, फागुन आते ही वन उपवन को क्या परिवर्तन होने लगता है? तो पेड़ों में रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है, कविता की आप फागुन की सुंदरता से किसकी नहीं हट रही है? तो फागुन की सौंदर्य अंगूठा है, ठीक है, सौंदर्य अनूठा है, अनूठा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलेंगे, वन के वैभव में क्या फूट फूट कर भरा है? तो वो भरा है शोभा और सौंदर्य भरा है, क्या भरा? शोभा और सौंदर्य फूट फूट कर भरा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो इसमें बोल रहा, फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए, सुहावने मौसम के कारण वो हर मौसम से अच्छा है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अगला चलते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, पंक्ति में किसकी विशिष्ट व्यक्तित्व है? तो ये है फूलों की, ठीक है। फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है? तो ये कर चलिए मादक हवाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? तो वो खुशी है, क्या है? खुशी है। चलिए, किस माह में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो फागुन में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, या दंतुरित मुस्कान, इसका इस पाठ की तरफ चलते हैं, जिसको जो लेखक है वो है नागार्जुन, ठीक है। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन थे? तो ये हम लोग का होगा नागार्जुन, या तो ये इस तरह, दंतुरित मुस्कान कवि के लेखक कौन थे? तो नागार्जुन, ठीक है। चलिए अगला है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस भाषा से प्रतिष्ठित थे? तो यात्री, ठीक है। आप लोग ध्यान से ये सब देखिएगा, बहुत जरूरी है कि यात्री क्वेश्चन उसी तरह पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए तीसरा जो हम लोग का क्वेश्चन हम लोग रहे, या तंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बताएं कि बच्चों की मुस्कान किसे पिघलाने में समर्थ है? तो कठोर व्यक्ति के मन को, ठीक है, कठोर व्यक्ति के मन को। चलिए अगला है, जो बोल रहा है, झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है? मतलब गरीबी में आनंद का अनुभूति, गरीबी में भी आनंद का अनुभूति, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी मुस्कान की विशिष्ट वर्णन है? तो बाल शिशु की, मतलब बच्चे की मुस्कान की, ठीक है। चलिए अगला है, जो बोल रहा है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के अनुसार उस शिशु का शरीर कैसा है? तो धूल से सना हुआ, धूल से सना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलेंगे, जो बोल रहा है कि बच्चे से के स्पर्श मात्र क्या परिवर्तन हुआ? तो हो गया शेफाली के फूल झड़ने लगे, ठीक है, उसके सिर्फ स्पर्श से, उसके सिर्फ छूने से, ठीक है। चलिए अगला है, कवि ने अल्पक कौन निहार रहा है? तो अल्पक अबोध शिशु निहार रहा है, ठीक है। नन्हे बच्चे का कवि से परिचय किसने करवाया? तो शिशु की माँ ने, शिशु की माँ ने मतलब बच्चे की माँ ने करवाया, ठीक है। चलिए अगला है कि 10वां क्वेश्चन हम लोग का है, बच्चे द्वारा कवि को ना पहचान
पाने की क्या कारण थी, तो वो था इनमें सभी, मतलब बच्चों कवि से पहली बार देखा था, बच्चा कवि से पूर्णतः अपरिचित था, कवि प्रथम बार बच्चे से भेंट कर रहा था, मतलब तीनों कारण है, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला है, जो यदि बच्चे की माँ माध्यम से बनती है तो कवि का क्या नहीं देख पाता, तो वो नए नए दांत निकलने वाली शिशु की मुस्कान नहीं देख पाता। ठीक है, चलिए अगला है, अभी अनिमय का क्या अर्थ है? अनिमय का एकटक देखना, एकटक देखना मतलब लगातार देखना एक आदमी को, उस एकटक देखना। ठीक है, अगला है 13वां क्वेश्चन, तुम्हारी या दंतुरित मुस्कान कविता की पहली बार कवि को देखने पर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो देखिए वह कवि को अल्पक देखने लगा, अल्पक देखने लगा मतलब बिना पहचाने। ठीक है, मतलब जैसे कि पहचानता नहीं है उस तरीका से। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलपात, पंक्ति में कमल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? बच्चे के लिए। किसके लिए? बच्चे के लिए किया गया है। चलिए ठीक है, चलिए अगला है जो हम लोग का क्वेश्चन जो बोल रहा है, शिशु को मधुपक का पान कौन कराता है? तो माँ। ठीक है, शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है? माँ। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, कल आप लोग का एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला, बच्चा कवि को कैसे देख रहा है? तो तिरछी नजरों से देख रहा है। चलिए ठीक है, अगला है 17 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, कठिन पाषाण के पिघलने से क्या तात्पर्य है? कठोर हृदय वाले व्यक्ति का विनम्र बनना। ठीक है, इस तरीका से। चलिए अगला है जो बोल रहा है, कवि बच्चे का किसके संपर्क में ना होने की बात कर रहा है? तो यह स्वयं के संपर्क में। ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी आंखें चार होने की बात कही गई है? तो कवि और बच्चे की आंखें चार होने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए 20वां हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलें, जिसकी उंगलियां शिशु को मधुपर्क का पान कराती है वो बच्चे की माँ की। ठीक है, बच्चे की माँ की। चलिए अगला है, शिशु का प्रथम गुरु कौन होता है? तो वो माँ होता है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, शिशु का प्रथम गुरु माँ। चलिए अगला है, तो नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? तो कमल की तरह खिल उठता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, कवि किसके थकने की बात कर रहा है? तो शिशु के थकने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है? तो शिशु की, मतलब शिशु की माँ को धन्य कर रहा है, या तो नव शिशु की माँ को धन्य कर रहा है, या शिशु की माँ को धन्य कर रहा है, मतलब ऑप्शन में किसी तरह आ जाए, आपको शिशु वाला भी टिक करना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का फसल चलते हैं, मतलब फसल कविता की ओर चलते हैं, जो बोल रहा है, फसल कविता में कवि कौन थे? तो नागार्जुन थे, उनका भी कवि कौन थे? नागार्जुन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फसल के उगने का किसका योगदान रहता है? तो देखिए इनमें सभी, मतलब अनेक व्यक्ति के शारीरिक परिश्रम, नदियों के जल, खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा का क्या अभिप्राय है? किसानों की शारीरिक परिश्रम द्वारा फल से निर्माण, मतलब कोटि कोटि हाथों की स्पर्श। ठीक है, चलिए ये है। अगला है हम लोग का जो बोल रहा है, एक नहीं दो नहीं पंक्ति का आवर्ती क्यों की गई है? मतलब सामूहिक का भाव को प्रकट करने के लिए, सामूहिक के भाव को प्रकट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फसल को पैदावार किसके जादू के कारण होता है? तो नदियों के पानी के द्वारा, नदियों के पानी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, फसल किसका बदला हुआ रूप है? तो देखिए सूर्य के किरण का, किसके द्वारा, मतलब किसका बदला हुआ रूप है? सूर्य के किरण का। देखिए कवि के अनुसार फसल क्या है? तो फसल देखिए ये है, मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल और प्रकृति के सहयोग का फल, मतलब ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोला, हाथों के स्पर्श की महिमा पंक्ति में निहित भाव क्या है? तो देखिए फसल सामूहिक परिश्रम का फल होता है, मतलब एक नहीं 4-5 आदमी के सामूहिक फल का परिश्रम होता है। ठीक है, परिश्रम का फल होता है। अगला है क्वेश्चन जो बोल रहा, वायु का योगदान किसे विकसित करने में होता है? तो फसल को विकसित करने में वायु का योगदान होता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है? तो ओलावृष्टि। ठीक है, ओलावृष्टि। चलिए अगला है, जो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है, फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय में अवगत कराया है? तो बताया है कि चौथा, फसल निर्माण से, फसल निर्माण से। चलिए अगला है, जो बोल रहा है, कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है? तो हाथ के स्पर्श की महिमा बताया, हाथ के स्पर्श की महिमा। देखिए फसल वस्तु किसके सहयोग का परिणाम है? तो वह प्राकृतिक और मनुष्य के सहयोग का परिणाम है। ठीक है, चलिए अगला है, फसल को थिरकना कौन सिखाता है? तो हवा, हवा जो है फसल को थिरकना सिखाता है ना।
तो देखिए अगला है फसलों में किसकी मेहनत छिपी होती है, तो किसानों की मेहनत छिपी होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है तो देखिए अगला हम लोग देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से खींचकर पुष्ट होती है, तो वो है नदियों के अमृत भरे प्रभाव से खींचकर पुष्ट हुई है, ठीक है। चलिए अगला है मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है, तो ये है फसल को। मिट्टी का गुणधर्म कौन है, फसल, या तो फसल का गुणधर्म क्या है, तो मिट्टी है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला है कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, तो उसका कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, वेदनाथ मिश्रा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से आ जाता है, ठीक है। तो ये कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है, तो यह सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पाठ्य पुस्तक क्षितिज 2 भाग मतलब किताब जो है उसके तरफ, जो बोल रहा है नेताजी का चश्मा पाठ से हम लोग चलते हैं। तो इसका चैप्टर में है जो नेताजी जी का चश्मा पाठ के लेखक कौन थे, तो ये स्वयं प्रकाश, ठीक है। ये है नेताजी के चश्मा जो पाठ का है उनका लेखक कौन थे, स्वयं प्रकाश। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है, तो कहानी है। क्या है, कहानी है भाई, ना ही निबंध है, ना ही एकांकी, ना ही कविता, वो कहानी है। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया था, तो स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का अवसर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब तक पूरा करने का विश्वास दिलाया, तो एक महीने भर के अंदर करने का विश्वास दिलाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया, तो कैप्टन चश्मे वाले को, मतलब कैप्टन जो थे बार बार चश्मा जो हटा हुआ रहता था, बार बार उससे चश्मा लगाते थे, इसलिए उसे कहा गया है देशभक्त, ठीक है। चलिए अगला है कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि हलदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, तो वो कैप्टन चश्मे वाले को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। चलिए अगला है नेताजी के चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कैप्टन देखने में कैसा था, तो वो था देखिए बेहद बुढ़ा था, मरियल सा था और लंगड़ा था, मतलब इनमें सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो बोल रहा है पान वाला किस बारे में बात करने को तैयार नहीं था, तो कैप्टन के बारे में वो पान वाला बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं था, ठीक है। चलिए हलदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लग रही थी, एक देशभक्त की मजाक उड़ाना। उन्हें हलदार साहब को पान वाले की बात अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो एक देशभक्त का मजाक उड़ा रहा था, ठीक है। चलिए अगला है, जो बोल रहा है नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कस्बे के गुजरने वाले हवलदार साहब किसकी मूर्ति का ध्यान रखते थे, तो नेताजी की मूर्ति का ध्यान रखते थे, सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति का ध्यान रखते थे, ठीक है। ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अगला है हम लोग का क्वेश्चन, जो बोला मूर्ति को देखकर हवलदार साहब के मन में कैसा भाव उठते थे, तो वो कौतुक और फूलता के, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जो हम लोग का बोल रहा है हलदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे, तो बदलते चश्मे को देखकर, डेली चश्मा बदलते हुए देखकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य था कौन करता था, तो वो उन्हें कैप्टन करता था, ठीक है। चलिए अगला है कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन के कस्बे में कौन गुजरता था, तो वो हलदार साहब, ठीक है। हलदार साहब, हवलदार नहीं होगा, हलदार, ठीक है। चलिए अगला है कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई थी, या तो ऑप्शन में नेताजी भी लिखा हुआ रह सकता है। चलिए अगला है, जो बोल रहा है कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था, तो नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना कैप्टन को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह बार बार चश्मा लगा देता था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था, तो सरकंडे का, ठीक है। चलिए अगला है नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया, देशभक्ति की भावना का, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है क्या देखकर हलदार साहब के चेहरे पर कौतुक और मुस्कान फैल गई, तो वो पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का, जो बोल रहा है कैप्टन के प्रति पान वाला के मन में कैसी भावना थी, तो देखिए उपेक्षा भावना थी, ठीक है। मतलब हवलदार साहब दुखी क्यों थे, तो वो कैप्टन की मृत्यु से, मतलब कैप्टन की मृत्यु होगी उसके बाद हवलदार साहब दुखी थे, ठीक है, इसलिए। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं, जो बोल रहा है नेताजी के चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि किसका सम्मान करना चाहिए, तो देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेताजी के चश्मा कहानी के देशभक्तों के अनादर करने वाला पात्र कौन था, तो पान वाला था जो अनादर करता था देशभक्तों का, ठीक है। चलिए अगला है, वो लंगड़ा क्या फौज में पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे थे, पान वाला ने कहा था, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है पागल, इस तरीक़ा से कहा था, ठीक है।
कौन? पानवाला ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला है ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? तो मोतीलाल, ठीक है। ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? मोतीलाल। आप लोग ध्यान रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? तो संगमरमर की बनी थी, ठीक है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट थी, ठीक है। 2 फुट थी उस मूर्ति की ऊंचाई। अगला है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? तो देखिए चश्मा नहीं था, जो चश्मा कैप्टन वाला फिर लगा दिया, ठीक है। चलिए अगला है चश्मे वाले के लोग किस नाम से जानते थे? तो कैप्टन के नाम से, जो चश्मा लगाता था उसे कैप्टन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का है, तो हम लोग का जो अगला हो जाता है बाल गोविंद भगत जो है वो कहानी है जिसका लेखक जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी है। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी आप लोग ध्यान रखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए अगला है बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? तो कबीर दास को साहब मानते थे, वो उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं के दोहे दोहराते थे, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत कौन थे? तो वो साधु नहीं थे, बिच्छू नहीं थे, मतलब साधु ही बोलिए, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन में आपको ग्रस्त पूछा जाए तो ग्रस्त पे आपको टिक मारना, नहीं साधु पर, ठीक है। ग्रस्त ठीक है। चलिए अगला है कि भगत के संगीत के जादू पर क्या प्रभाव किसके पर पड़ा? तो इनमें सभी, मतलब किसानों पर पड़ा, आसपास के खेलते बच्चों पर पड़ा, मेड़ पर खड़ी औरतों पर पड़ा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4, ठीक है। बाल गोविंद भगत संगीत को क्या कहा गया है? तो जादू कहा गया है। बाल भगत को क्या कहा गया है? तो जादू, ठीक है। गोविंद भगत के संगीत को सुन हलवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हलवाओं के पैर तल से उठने लगे थे, ठीक है, उनका संगीत सुनकर, ठीक है। अगला हम लोग का, तो भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे? तो स्वर को ऊंचा नीचा करते रहते थे, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला बाल गोविंद भगत की प्रतिभियां कब प्रारंभ हो गई थी? कार्तिक महीने में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है रहस्यमयी वातावरण में बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो वो क्या कर रहे थे? उसकी चटाई पर बैठे थे, कालमणि कमली ओढ़ी थी और पूरब दिशा की ओर मुंह करके गा रहे थे, तो मतलब इनमें सभी हो जाएगा। अगला है बाल गोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास में आरंभ हो तब तक चलती थी फागुन मास तक, ठीक है, कार्तिक से फागुन मास तक चलती थी, ठीक है। अगला हम लोग का जो बोल रहा है मैं जाड़ों में कपकपा रहा था, ये शब्द किसके प्रयुक्त हुआ है? तो लेखक के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत शरीर को मुखनी किसने दी थी? तो बहू ने दी थी, ठीक है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत शरीर की मुखनी किसने दी थी? तो बहू ने, ठीक है। चलिए अगला है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो जब उनके एकलौते बेटे की मृत्यु हुई तब उन्होंने रोना छोड़ के बल्कि उन्होंने गाया बजाया और नाचे, ठीक है। कौन? बाल गोविंद भगत, ठीक है। चलिए बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत पुतु को क्या करने के लिए कहा? तो वो कहा उत्सव मनाने के लिए, खुशी होने के लिए कहा। बोल रहा था आत्मा परमात्मा से मिल गई, इस तरीक़ा से बोल रहा था बाल गोविंद भगत। अगला बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था। वह कैसा था? सुस्त तथा कम बुद्धि वाला। ऐसा भी पूछ सकता कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो वो बोलिएगा सुस्त और कम बुद्धि वाला था, ठीक है। चलिए अगला है जो क्वेश्चन बोल रहा है बाल गोविंद भगत के पोतों से बेटे की मृत शरीर को मुखनी इसलिए दिलवाई गई क्योंकि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे सामाजिक रूढ़ियों को छोड़ना और सबको समान भाव से देखना। चलिए ठीक है। अगला है जो बोल रहा है आषाढ़ माह के महीने में बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? तो धान की रोपाई करते थे, ठीक है। चलिए बाल गोविंद ग्रस्त होते हुए भी वस्तु थे तो साधु थे, ठीक है। ग्रस्त वैसे थे लेकिन ग्रस्त होते हुए वो साधु थे, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रस्त ऑप्शन में रहे तो ग्रस्त देना है, ठीक है। बाल गोविंद भगत ने पोतहू के भाई को क्या आदेश दिया कि पोतहू का पुनः विवाह ठीक है, मतलब पुनः विवाह कर दिया जाए, इस तरीक़ा से। तो अगला है जो बेटे के श्रद्धा अवधि पूरी होने के भगत किसे बुलाया? तो पोतहू के भाई को बुला दिया, ठीक है, उसका पूरा श्रद्धा होने के बाद, ठीक है। बाल गोविंद भगत का कौन सा निर्णय अटल था? तो वो था पोतहू के उसके भाई के साथ भेजने का, निर्णय निटल था, ठीक है, अटल था, ठीक है। मृत्यु के पूर्व संध्या पर लेखक ने बाल गोविंद भगत के गीत का स्वर कैसा लगा? तो बिखरा हुआ लगा, ठीक है, उसका स्वर। चलिए अगला है बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? तो वो उसकी टोपी थी कबीर पंथियों की जैसी, ठीक है, कबीर पंथियों की जैसी वो टोपी पहने रहते थे। कौन? बाल गोविंद भगत, ठीक है। अगला है बाल गोविंद
लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषताओं में अधिक मुग्ध थे? तो मधुर गुणगान पर, ठीक है। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? तो वो ईश्वर भक्ति का भाव, कैसा? ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था। चलिए अगला है, लेखक लोही किसे कहा है? तो लेखक लोही प्रातः काल की लालिमा को कहा है, ठीक है। अगला है, बाल गोविंद भगत के गांव के लोग मुख्य धंधा क्या था? तो वो था खेती बाड़ी, ठीक है। तो अगला है, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? तो खंजड़ी बजाया करते थे भजन गाते समय। कौन? बाल गोविंद भगत, ठीक है। माधो की रात कैसी होती है? तो माधो की रात अंधेरी होती है, ठीक है। माधो की रात अंधेरी होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो मंझले कद के व्यक्ति थे वो, ठीक है। वो इस लिख देना, ठीक है। चलिए अगला है, खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? तो बच्चे उछल रहे थे खेतों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता था वे सर्वप्रथम किसे भेंट करते देते थे? तो वो कट्टरपंथी। तो देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन था वो बोल रहा था बाल गोविंद भगत के खेत में जो पैदा होता था वो उसे किसे भेंट करते थे? सबसे पहले तो कट्टरपंथी कबीरपंथी मठ में, ठीक है। कबीरपंथी, ठीक है। चलिए अगला है, भगत पुत्र की मृत्यु पर पोतों को क्या करने के लिए कह रहे थे? तो रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे, ठीक है। तो देखिए अगला, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त था, ठीक है। सुस्त था और कम बुद्धि वाला था, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का हो गया माता का आंचल जो पाठ है उसके द्वारा। तो माता के आंचल पाठ का लेखक कौन थे? तो वो थे हम लोग का शिवपूजन सहाय। आप लोग ध्यान रखिएगा, माता का आंचल के लेखक कौन थे? शिवपूजन सहाय, ठीक है। अगला है, माता का आंचल पाठ का नायक कौन था? तो वह था भोलानाथ, ठीक है। नायक मतलब मुख्य पात्र कौन था या तो नायक कौन था? तो भोलानाथ था, ठीक है। चलिए अगला है, भोलानाथ किसको देखकर सिरकना भूल जाते थे? तो आप लोग खेल के साथियों को, खेलते साथियों को, ठीक है। अगला है हम लोग का, भोलानाथ और उसके साथी अपने धनरोड़े के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? तो वो दिया सलाई की डिबियों से बनाते थे। अगला है, चलिए, भोलानाथ और उनके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? तो क्रिकेट नहीं खेलते थे उनके साथी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है, दो लड़के बेल बनकर क्या खींचते थे? तो वो खींचते थे मोट खींचते थे, क्या खींचते थे? मोट, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन हम लोग का, बुढ़वा बेईमान मांगे करेल के चोखा कहकर किसको चिढ़ाया था? तो ये चिढ़ाया था मूसन तिवारी को, ठीक है। मकई के खेत में किसका झुंड चढ़ रहा था? चिड़ियों का झुंड चढ़ रहा था, ठीक है। चलिए अगला है, जो बोला लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझे, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालने आया तो उस समय उनकी माँ क्या कर रही थी? तो चावल साफ कर रही थी, ठीक है। अगला है, माँ ने भोलेनाथ को घावों पर क्या लगाया? तो पीसी हुई हल्दी लगाया, ठीक है। माँ ने भोलेनाथ के घावों पर, ठीक है। अगला है, माता के आंचल पाठ के लेखक बचपन में किससे अधिक जुड़ाव रखते थे? तो अपने पिता से, ठीक है। अपने पिता से, लेखक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो लेखक बचपन में अपने पिता के साथ साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो कुश्ती का खेल खेलते थे अपने पिता के साथ, ठीक है, लेखक, ठीक है। अगला है, माता के आंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम है? तो ये है 1930 के दशक के घटनाक्रम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक को उनके पिता का क्या कहकर पुकारते थे? तो भोलानाथ कहकर पुकारते थे, ठीक है। लेखक का असल में क्या नाम था? तो वो था तारकेश्वर। या तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ दे कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ था। भोलानाथ का मतलब असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाम था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ओमला किसे कहते हैं? तो ओमला किसे कहते हैं? आम का उगता हुआ पौधा को ओमला कहते हैं, ठीक है। अमोला कहते हैं, ठीक है। चलिए, मृदंग कब बजती है? तो मृदंग जब लड़के की संग होती है तब बजता है, ठीक है। चलिए अगला है, लेखक बचपन से ही किसको गले लगे थे? तो पिता के गले लगे थे, ठीक है। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक के ऊपर कैसा तिलक लगाते थे? तो भभूत का तिलक लगाते थे, ठीक है। चलिए अगला है, जो बोल रहा है, लेखक भोलानाथ के पिता राम नामी बाही में कितने बार राम राम लिखते थे? तो 1000 बार, ठीक है। चलिए, तो 1000 बार, ठीक है। कितना? 1000 पर लिखते थे रामनवमी के दिन राम राम, ठीक है। अगला है, लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? तो मछलियां को आटे की गोलियां खिलाते थे। अगला क्वेश्चन है, तारकेश्वर नाथ के पिता सुबह सुबह क्या करते थे? तो पूजा करते थे। तारकेश्वर नाथ यानी भोलानाथ का पिता, ठीक है। चलिए, मैया
कौन सा तेल भोलानाथ के सिर पर डाल देती थी? तो सरसों का तेल मैया भोलानाथ के सर पर डाल देती थी। अगला है, भोलानाथ की टोली में क्या बदमाश कौन में बड़ा बदमाश कौन था? तो बेजू। बेजू जो था तो भोलानाथ की टोली में बड़ा बदमाश था। ठीक है, चलिए अगला है, हम लोग चलते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो है व्याकरण से। ठीक है, तो व्याकरण से आप लोग का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए व्याकरण का जो है क्रिया किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। मोहन पढ़ रहा है, रेखा खेल रही है, इसमें क्या है, खेल रहा है या खेल रही है, ये हम लोग का क्रियापद है। ठीक है, चलिए मूल क्रिया अथवा धातु क्रिया किसे कहते हैं? तो ये है मूल क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। लिखा, जा, रो, पढ़ आदि ये सब आएगा इसका जैसे में। ठीक है, अगला है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, उदाहरण स्पष्ट करें। तो देखिए क्रिया के मुख्यतः दो भाग होते हैं, पहले आक्रामक क्रिया, दूसरे साक्रामक क्रिया। तो आक्रामक क्रिया जिस वाक्य में जिस क्रिया का प्रयोग कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं, जैसे दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना, ये सब। ठीक है, वही यहाँ क्रिया का फल प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, जैसे मोहन दौड़ रहा है, मोहन बच्चा हंस रहा है, रीता रोती है। इस तरीक़ा से आप लोग समझ लीजिए ताकि एग्जाम में लोग क्वेश्चन आए तो आप लोग लिखने में कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीक़े से आक्रामक क्रिया इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसे अच्छे तरीक़े से पढ़ लीजिएगा, इसका जो है वो PDF आपको मिल ही जाएगा। चलिए अगला हम लोग का, तो ये हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो आक्रामक क्रिया है। ठीक है, उड़ रहे हैं। ड्राइवर बस चला रहा है, निम्न में से कौन सा क्रियापद है? तो असक्रामक क्रिया है। अगला है, तो चलिए अगला हम लोग चलते हैं, विक्रम उपन्यास पढ़ता है, तो सक्रमक क्रिया है। बच्चे सो रहे हैं, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है? तो ये हो जाएगा आक्रामक क्रिया। अगला है, अध्यापक कविता पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा सक्रमक क्रिया। अगला चलते हैं हम लोग, बच्चा दूध पीता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सक्रमक क्रिया। बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है, तो ये हो जाएगा सक्रमक क्रिया। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आक्रामक क्रिया। ठीक है, फिर से है, नरेश पत्र लिखता है, तो ये हो जाएगा सक्रमक क्रिया। आप लोग को यही चुनना है। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये है आक्रामक क्रिया। वह पानी पी रहा है, साक्रामक क्रिया। ठीक है, आप लोग पहले जो ऊपर था उसका उदाहरण पहले साक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया किसे कहते हैं वो अच्छे समझ लीजिएगा ना, तो इस तरीका का जितना भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग इजीली बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो मन्नू दिन में सोता है, आक्रामक क्रिया। तो इसी तरीका से आप बना लीजिएगा। देखिए, तो मोहन घर जाता है, तो ये जाता, इसमें क्रियापद क्या है? तो देखिए क्रियापद हम लोग का जो हो जाएगा वो जाता है हम लोग। ठीक है, खिलौना किसने तोड़ा? तो इसमें क्रियापद क्या है? तोड़ा। तोड़ा जो है वो क्रियापद है। ठीक है, मतलब खेला, करा, जो भी है। किसान खेती कर रहा है, तो इसमें क्रियापद है कर रहा है। ठीक है, अब लोग ध्यान से देखिएगा, जो भी काम कर रहा है, तो आम तोड़े, तो इसमें तोड़े हो जाएगा। तोड़े जो है वो क्रियापद है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से वह रांची में रहता है, तो रहता है जो है वही क्रियापद है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, निकाला, तो निकाला है, तो वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, तो दौड़ता है क्रियापद है। इसी तरीके से आप लोगों को कुछ कुछ उदाहरण हम लोगों ने लिया था जो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखिए, हम लोग टहल रहे हैं, सक्रमक क्रिया, गिर गए। तो देखिए आगे हम लोग देखेंगे, जो बोल रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त क्रियाओं का भेद लिखे। तो मैंने उससे खत लिखवाया, तो परिणार्थक क्रिया है। आशा पुस्तक पढ़ रही है, तो सक्रमक क्रिया है। रोगी को देख लो, सक्रमक क्रिया। ये सब जो है है। तो तुम अभी चले जाओ, आक्रामक क्रिया। कौन जा रहा है? आक्रामक क्रिया। नानी को कहानी सुनवाई, नानी ने कहानी सुनवाई, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, राघवन दिन सोता है, तो ये हो गया आक्रामक क्रिया। सलमान क्रिकेट खेलता है, आक्रामक क्रिया। कथाकार कमलेश्वर नहीं रहे, तो वो है आक्रामक क्रिया। आज माँ पकवान बनाए, सक्रमक क्रिया। तो आप लोग इसी तरीका से देखिए, जो हम लोग का है, सुमित सो रहा है, तो आक्रामक क्रिया। सौभाग्य ने खिलौना तोड़ दिया, तो आक्रामक क्रिया। मनीषा फल खाती है, तो सक्रमक क्रिया। ठीक है, तो अगला है, वह रांची में रहता है, आक्रामक क्रिया। किसान खेती कर रहा है, सक्रमक क्रिया। तो इस तरीका से हो गया। अब हम लोग को देखिए देखना है, क्रियापद छाटकर क्रिया भेद लिखे। ठीक है, तो देखिए जे है, एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा में पलथी मर बैठे, तो ये होगा मर बैठे, सक्रमक क्रिया। ठीक है, इस तरीका से तो आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो अगला हम लोग चलते हैं। तो
तो देखिए अगला हम लोगों ने जो आ गया इसमें पूछ रहा है क्रिया विशेषण अव्यय कितने भेद हैं, तो उसका कितने भेद हैं, तो मुख्यतः 4 भेद हैं। कौन कौन सा? कालवाचक, रचनावाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। ये तो आप लोग को मतलब सिर्फ वैसे पढ़ने के लिए ये क्वेश्चन में आप लोग का आएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, देखिए सही विकल्प को चुनिए। उसकी हालत डैश खराब है, यही सही अवयव पद को चुने, तो इसकी हालत बहुत खराब है, इस तरीके से बहुत होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बालक चांद की, तो हो जाएगा और देख रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए इसी तरीका से जो हम लोग का है अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है रमेश कल यहाँ आएगा, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं, ठीक है, और हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसी तरीका से आपको देखिए और भी जो है हम लोग का पहला ये है पहला प्रश्न करें और अथवा दूसरा, पहला प्रश्न करें अथवा दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खूब मन लगाकर पढ़ो और परीक्षा में ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मैंने पुकारा लेकिन तुमने सुना नहीं, इस तरीका से लेकिन हो जाएगा। अगला है कि वह जल्दी चला गया इसलिए ट्रेन पकड़ सका वरना छूट जाता, मतलब इस तरीक़ा से है, ठीक है। अगला है मैं उसके विचार से पूर्णतः सहमत हूँ, ठीक है। अगला है वह सदा आलोचना ही करता है, ठीक है। इसी तरीक़ा से देखिए पता नहीं वह पूछे बिना चला गया, ठीक है। दे अच्छे चरित्र के बिना जीवन निरर्थक है, ठीक है। आप लोगों को जो है खाली स्थान वहाँ अपना सूटेबल वर्ड मतलब जो है अवयव पद को चुन के लिखना है, ठीक है, ये है। तो देखिए धीरे बोलो कोई सुन लेगा, ठीक है, इस तरीक़ा से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी तरीक़ा से वाह क्या छक्का मारा है, ठीक है, इस तरह रमेश अब तक पढ़ रहा है, रमेश अब तक पढ़ रहा है, ठीक है। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है, इस तरीक़ा से आपको है, ठीक है। अगला है हम लोग का पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, ठीक है, उसके बिना तुम कहीं नहीं ठहर सकते, ठीक है। अगला है वह दिन और रात और दिन मेहनत करता है। अगला है मैं कल आगरा जाऊंगा, इस तरीक़ा से आपको चुनना है। देखिए धीरे धीरे पद कौन सा अवयव है, तो क्रिया विशेषण है, ठीक है, धीरे धीरे पद क्रिया विशेषण याद रखिएगा। प्रतिदिन पद कौन अवयव है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। प्रतिदिन धीरे धीरे जो है अवयव है क्रिया विशेषण। इसलिए पद में कौन सा अवयव है, तो समुच्चय बोध, इसलिए क्या है, समुच्चय बोधक। अगला है निम्न में से समुच्चय बोधक अवयव है शब्द कौन है, तो अथवा है, वो समुच्चय बोधक है, इसलिए है समुच्चय बोधक है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है निम्न में से समुच्चय बोधक अवयव शब्द है, तो क्योंकि ये भी समुच्चय बोधक है। अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। थोड़ा पद कौन सा अवयव है, तो क्रिया विशेषण अवयव है, ठीक है। अगला हम लोग का देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति अवयव से करें, ठीक है। तो देखिए अवयव है तो पहला का जो आंसर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मैंने तुम्हारी शिकायत बल्कि प्रशंसा की, मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि प्रशंसा की, ये आप लोग का आने का चांसेस कम है, इस तरीक़ा से नहीं आएगा, लेकिन आ भी जाए तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है इस दुकान की ओर मत जाना, ठीक है। तुम कब उठे, अनुराग अब पूर्णतः स्वस्थ है, मैं कल आगरा जाऊंगा, इस तरीक़ा से आपको भर देना, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का अगला तरफ जैसे तो परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, ये कौन सा वाक्य है, तो सरल वाक्य है, ठीक है। तो जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है, डबल वाक्य बन जा रहा है, मिश्र वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला हम लोग का जो पूछ रहा है वो हो रहा है नीचे गिरने से प्याला टूट गया, सरल वाक्य, ठीक है। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, मिश्र वाक्य है। मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, ये सरल वाक्य है, ठीक है। चलिए अगला है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये भी मिश्र वाक्य है। आप लोग देखिए रमेश आया और मोहन चला गया, ये संयुक्त वाक्य है, मतलब 2 आदमी का मिला हुआ संयुक्त मिला हुआ है, ठीक है। वह मुझे आने के लिए कहता है, तो ये सरल वाक्य है। जब वर्षा शुरू हुई तो मोहन आ गया, ठीक है, मिश्र वाक्य है, ठीक। अगला है साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, ये है संयुक्त वाक्य। जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वो उन्नति करते हैं, यह है मिश्र वाक्य, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको कौन सा वाक्य है यही चुनना है। अगला उसने खाना खाया और सो गया, यह है संयुक्त वाक्य।
जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ सब लोग घर चले गए। ये है मिश्र वाक्य। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए। अगला है बच्चा दूध पीकर सो गया। सरल वाक्य। ये सरल वाक्य। इनमें से संयुक्त वाक्य क्या उदाहरण कौन सा है? तो ये शाम हुई और तारे निकले। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आकर अगला चलते हैं। तो शिक्षक चाहते हैं कि छात्र सदा सफल होवे। यह है मिश्र वाक्य। रमेश बाजार गया और सामान खरीद कर ले आया। यह है संयुक्त वाक्य। अगला है आप चाय पिएंगे और शरबत शरबत पिएंगे। ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तुम चुपचाप सुनता रहा और बकबक करता रहा। तो ये होगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला है माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे मेहनती हो। ये है मिश्र वाक्य। अगला है सवेरा होते ही सारा संसार जग उठता है। तो सरल वाक्य। ठीक है, अगला है जब आप बोलता है तभी प्रभावित होता है। मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ जो बोलता है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये है सरल वाक्य। इसका बनाना है। तो देखिए मुझे एक व्यक्ति मिला जो सुस्त था। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन आप लोगों का आने का चांसेस नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो जो आगे हम लोग का क्वेश्चन है उसमें से कुछ आप लोग को दिया हुआ रहेगा। कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को पहचानना है। तो देखिए सही विकल्प को चुनिए। तो मैं भोजन कर रहा हूँ, ये कौन सा वाक्य है? तो कृतवाच्य है। ठीक है, दूध पिया नहीं जा रहा है। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्रमवाच्य। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। तीसरा जो बोल रहा है छत पर कैसे सोया जाएगा? तो भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। राहुल से दौड़ा नहीं जाता। ये हो जाएगा अभी भाववाच्य। चलिए अगला हम लोग का है चिड़िया से उड़ा नहीं जाता। ये भी हो जाता भाववाच्य। ठीक है, सोया नहीं जाता, उड़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ये जितना है भाववाच्य में। मैं लेख मेरी बहन ने लिखा है। यह लेख मेरी बहन ने लिखा। ये हो जाएगा कर्मवाच्य। यहाँ काम हो रहा है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन निहारिका पढ़ रही है। तो ये होगा जाएगा कृतवाच्य। ठीक है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। तो ये हो जाएगा पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें कृतवाच्य में परिवर्तन करना है। जो भी वाच्य है उसे कृतवाच्य में परिवर्तन करना है। इस तरीका से मुझसे अब चला नहीं जाता। इसे फिर कृतवाच्य में परिवर्तन किए। मैं अब चल नहीं सकता। ठीक है, राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए। कृतवाच्य में परिवर्तन किए तो राजा ने प्रजा को कष्ट दिए। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। मैं पढ़ नहीं सकती। तो इसे कर्मवाच्य में करना। मेरे द्वारा पढ़ा नहीं जाता। फैक्ट्री बंद कर दी। कर्मवाच्य में करना है तो फैक्ट्री बंद कर दी गई। रीमा चित्र बनाती है। कर्मवाच्य में करना है। रीमा द्वारा चित्र बनाया जाता है। तुम अखबार पढ़ते हो। कर्मवाच्य में करना है। तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय समास। मतलब यहाँ लोगों को दिया रहेगा कौन सा क्या है। तो देखिए यथाशीघ्र किस प्रकार का समास है? तो अव्ययी भाव समास। यथाशीघ्र है जो अव्ययी भाव समास है। यथा योग्य किस प्रकार का समास है? अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक किस प्रकार का समास है? तो अव्ययी भाव समास है। आप लोग ध्यान रखिएगा। निस्संदेह किस प्रकार का समास है? तो अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति किस प्रकार का समास? तो अव्ययी भाव समास है। अगला चलते हैं हम लोग जो बोल रहा है ग्राम सेवक किस प्रकार का समास है? तो तत्पुरुष समास है। तो इसी तरीका से आपको जो है बहुत सारा दिया रहेगा। मतलब जो भी आ जाए तो आपको उसमें से पहचानना पड़ेगा। तो आप लोगों को व्याकरण से हो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 10 से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन शायद पूछा जाएगा मॉडल क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही। तो आप लोग मॉडल क्वेश्चन भी कर लीजिए, साथ ही साथ इसे कर लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन बताया गया वो भी कर लीजिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। और अब जाके एग्जाम में बैठ जाइए और अच्छे से लिख दीजिए। तो ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।